तो आज हम लोग बात करेंगे मांस धातु के बारे में। मांस धातु तीसरे नंबर की धातु है। मांस शब्द जो है कैसे बना है पहले ये देखें। तो मांस शब्द जो है वो संस्कृत के माण धातु से निष्कृत हुआ है। संस्कृत के माण धातु से निष्पन्न हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है? माण का मतलब क्या होता है? माण का मतलब होता है मापन। मापन योग्य यानी कि जिसको तोला जा सके, मापन योग्य। जैसे पहली धातु देखें रस और रक्त धातु जो हमने देखा था, तो उसमें क्या था कि वो लिक्विड फॉर्म में थी। फिर उसके बाद में ये पहली ऐसी धातु बनी है जो किस फॉर्म में आ गई? सॉलिड फॉर्म में आ गई, मांस धातु। तो जो मापन योग्य है या जिसमें घनत्व प्राप्त करके सॉलिड हो गई है, तो उसको हम लोग कहते हैं मांस धातु। मांस धातु को अन्य बहुत सारी नामों से जाना जाता है, जिसके इसके नाम देखिए पर्याय क्या क्या है। पर्याय मतलब सिनोनिम्स। तो इसमें इसको पिसित, तरस, क्रव्य, अमिस, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। मांस धातु किस प्रकार से बनती है, इसकी उत्पत्ति देखा जाए तो उत्पत्ति के लिए वही एक श्लोक सभी धातुओं के लिए काम में आएगा जो हम लोगों ने पढ़ा था। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांस अस्थि, अस्थि मज्जा और मज्जा से शुक्र। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति में चरक जी ने जो बताया है, फिर रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। इसके लिए आचार्य चरक जी ने क्या बताया है कि जब वायु, जल, तेज की ऊष्मा से, वायु, जल और तेज की जो है इससे संयुक्त होकर, से संयुक्त और साथ ही अग्नि से पक्त हुआ, अग्नि पका दे, अग्नि से पक हुआ जो रक्त धातु है, अग्नि से पक हुआ रक्त जो है स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और यही आगे चल के क्या बन जाता है? मांस बन जाता है। ये आगे क्या बन जाता है? मांस धातु। देखिए, जब रक्त जो होता है वो रक्त वायु, जल से मिलकर और उसके बाद में जो तेज है, तेज उष्मा से और अग्नि से पककर फिर एकदम सॉलिड बन जाता है। बनने के बाद में वही मांस धातु कहलाता है। या इसको आसान शब्दों में और कहें तो रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। रक्त से क्या उत्पत्ति? मांस की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार से मांस की उत्पत्ति होगी? तो इस पे भी पीछे अगर हम देखें तो जो रक्त धातु थी, रक्त धातु पे काम करता है रसाग्नि, सॉरी रक्ताग्नि काम करेगा यहाँ पर।
रक्ताग्नि काम करके इसे सार और किट्ट भाग में विभाजित कर देता है। किट्ट जो होता है रक्त का, वो पित्त होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ये जो सार अंश है, इसमें स्थूल अंश और सूक्ष्म अंश। स्थूल अंश जो होता है वो पुनः रक्त धातु को पुष्टि करेगा और एक भाग से यहाँ उपधातु बनेगी। उपधातु रक्त की धातु पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, कंडरा और सिरा होती। फिर सूक्ष्म भाग अगली जो धातु है मांस धातु का निर्माण करते हैं, ये मांस धातु बन जाता है। फिर मांस धातु बन जाता है, लेकिन इस पे फिर वायु, जल और तेज की उष्मा इसको सुखाकर, अग्नि इसको पकाकर एकदम सॉलिड कर देती है, फिर जाके वो बन जाता है मांस धातु। मांस धातु मॉडल में इसको मसल। शरीर में मांस धातु जो होती है पेशी के रूप में भी रहती है। पेशी मतलब मसल फाइबर जो होती है वो विभाग, जब सारी पेशियां आपस में मिल जाए तो वो मांस बन जाती हैं, और जब पेशी को अलग अलग कर दो तो वो पेशी कहलाती है। और पेशी क्या है, इसको हम मसल फाइबर, मसल के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में पेशियों की संख्या 500 बताई गई है, और साथ ही साथ में उसके बहुत सारे स्वरूप भी पेशियों के वर्णित किए गए हैं। तो हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ेंगे रचना सारी, तो वहां पर आयुर्वेद पोर्शन में पेशी का हम डिस्कस करेंगे वहां पर। बस यहाँ पर इतना लिखें, पेशियों की संख्या 500 होती है, जिसमें अगर इसका देखा जाए तो 500 में से शाखाओं में, एक शाखा में 100 होती है तो 4 शाखाओं में 400 हो जाएगी। और पोस्ट में, यानी कि जो चेस्ट और एब्डोमेन का एरिया है, यहाँ पर 66 पेशियां पाई जाती हैं, और ऊर्ध्वजत्रुगत यानी क्लेविकल के ऊपर 34 पेशी पाई जाती हैं। तो टोटल ये 500 पेशी शरीर के अंदर होती है। मांस धातु का 5 भौतिक संगठन। मांस धातु का 5 भौतिक संगठन क्या हो, तो चूंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए मुख्य रूप से मांस धातु पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। महाभूत की प्रधानता होती है। मॉडर्न के अनुसार अगर देखें तो मॉडर्न के अनुसार एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं, ये जो मसल प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मांस धातु में, यानी कि जो मसल फाइबर होता है, लगभग 75% वाटर और 25% सॉलिड होता है, जिसमें से एक्टिन और मायोसिन सॉलिड के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहते हैं।
ये जो प्रोटीन है, इसके अलावा न्यूजेन, मायोग्लोबिन, मेटामायोसिन, कॉन्ट्रैक्टिन, कई सारी प्रोटीन और पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोटीन मसल फाइबर में पाई जाती है वो एक्टिन और मायोसिन। इसमें अगर मांस धातु में 5 भौतिक संगठन के रूप में अगर हम बात करें पार्थिव अंश, तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पार्थिव अंश के रूप में एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, मेटामायोसिन, मायोजेन, ग्लाइकोजेन, हेक्सोन, फॉस्फेट, ये सॉलिड चीजें जो है मसल फाइबर में पाई जाती है। दूसरा, अगर यहाँ पर आप्य अंश, आप यानी कि जल अंश यहाँ पर देखा जाए तो वाटर 75% होता है मसल में। उसके अलावा फिर लिपिड्स, लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल है और लेथेसिन पाया जाता है। अग्नि महाभूत से संबंधित देखा जाए अग्नि महाभूत, महाभूत में थियामीन जो कि है, थियामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है, विटामिन होते हैं अग्नि महाभूत के रूप में। इसके अलावा जो यहाँ पर पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं मसल में और को एंजाइम्स हैं, एंजाइम एंड को एंजाइम्स, सॉल्ट वगैरह, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे जो सॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब अग्नि महाभूत के रूप होते हैं मसल में। वायु महाभूत जो होता है, इसके रूप में यहाँ पर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो कि एनर्जी देता है, ये पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ये पाया जाता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो ये सारी चीजें वायु अंश होती हैं। मांस व स्रोतस, मांस व स्रोतस की संख्या 2 होती है और इसके मूल देखा जाए
स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियां। स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनी। जबकि अगर चरक की बात करें तो ये तो सुश्रुत ने बताया है, और चरक ने जो बताया है वो केवल स्नायु और त्वचा। स्नायु और त्वचा बताया। मांस धातु के काम क्या होंगे आपके शरीर के अंदर, इसके कर्म क्या है? तो सिंपल सा है, मांस धातु पूरे शरीर को चारों तरफ से पुष्टि प्रदान करती है। शरीर की पुष्टि और अगली जो धातु है मेद धातु की पुष्टि, इन दो चीजों की पुष्टि करता है मांस धातु। क्योंकि अगर शरीर पुष्टि की बात करें तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है मसल में। तो जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसी का प्रयोग कर कर आपको एनर्जी प्रदान करता है। पुष्टि का मतलब क्या है? बल आपके शरीर में कितना है, ठीक है। इसकी जो पुष्टि का मतलब है बल, और बल जो मसल में स्टोर ग्लाइकोजन, इससे ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज एनर्जी देता है। कितनी? 38 एटीपी ये एनर्जी देता है। और मेद अगली धातु है, का काम मांस धातु ही करता है। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय ने इसका कर्म जो है लेपन भी बताया है। लेप होता है, लेपन का मतलब होता है पूरे शरीर को ढक लेना, लेप लगा देना। तो मांस धातु हड्डी को पूरा अपने अंदर समाये रखता है, तो लेपन कहते हैं। मांस धातु अगर शरीर के अंदर क्षय हो जाए तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो मांस धातु क्षय लक्षण, और दूसरी तरफ मांस धातु वृद्धि लक्षण। मांस धातु क्षय और मांस धातु वृद्धि लक्षण। तो मांस धातु क्षय के लक्षण में देखिए, अगर कोई व्यक्ति एकदम दुबला पतला हो, दुबला पतला व्यक्ति एकदम सूखा सूखा लगेगा, यानी कि जो उसका स्फिक, स्फिक का मतलब क्या है? उसका बटक एरिया, स्फिक ग्रीवा, यानी कि उसकी गर्दन जो है उधर, मतलब उसका पेट में क्या है? सुक्सता, वहां पर सुक्सता हो जाएगी। इसके अलावा उसके जो गंड है, गंड मतलब गर्दन के पीछे का हिस्सा है, उसके ओष्ठ है, उपस्थ मतलब मूत्रेंद्री तो पेनिस है, उपस्थ, उरु, उरु कहते हैं थाई को, थाई, उसके वक्ष यानी कि चेस्ट एरिया, और पिंडलियां, पिंडलियां कहते हैं कॉफ मसल।
पिंडलियां शुष्क हो जाती हैं, यानी सूख जाती हैं। शरीर में उसके मनिया शिथिलता हो जाती है। रूक्षता यानी कि एकदम रूखापन पाया जाएगा। तो उसके शरीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा, जैसे पतले लोग होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता रहता है कि शरीर में सुई चुभने से पीड़ा है। पूरे शरीर में भी दर्द होगा, सर्वांग पीड़ा। ज्यादा दुबले पतले लोग क्या है, शरीर दर्द करता है। धमनी जो होगी वो शिथिल हो जाएंगी, धमनी शैथिल्य। धमनी शैथिल्य क्यों होगा? क्योंकि जो आर्टरी होती है वो मसल में ही, मांस में ही धसी हुई होती हैं। लेकिन किसी का मांस ही सूख जाए तो धमनियां क्या होंगी, शैथिल्य हो जाएंगी। आंखों में ग्लानि, अक्ष ग्लानि, आंखों में एकदम जैसे काले गड्ढे पड़ जाते हैं चारों तरफ, उस तरह से अक्ष ग्लानि हो जाएगी। संधि वेदना, संधि वेदना, संधियों में वेदना उत्पन्न हो जाएगी, ये लक्षण सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मांस धातु की वृद्धि के लक्षण क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो स्थान मांस धातु के क्षय होने पर सूख जा रहे थे, वही स्थान क्या है, मांस धातु जब बढ़ जाएगी तो भारी हो जाएंगे, एकदम मोटा मोटा वो व्यक्ति लगेगा। जैसे उसके स्फिक मतलब उसका बटक एरिया, गंड प्रदेश, ओष्ठ और उपस्थ, उरु, बाहु, जंघा में अतिवृद्धि। तो मांस वगैरह ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको हमेशा शरीर में भारीपन लगेगा, शरीर को। और गले में, कंठ आदि में अधिमांसता। जैसे देखिए कई बार कई लोगों के गले में ऐसा लगता है मांस लटक रहा होता है, वो लोग मोटे होते हैं, तो वो मांस वृद्धि का लक्षण है। और उनके शरीर में गंडमाला, गंडमाला भी क्या है, ग्वाइटर का ही एक फॉर्म है। गलगंड, गलगंड क्या है, ग्वाइटर जिसको आप लोग घेंघा रोग के रूप में जानते हैं। अर्बुद, अर्बुद उनके शरीर में ट्यूमर बहुत बनेगा। ग्रंथि रोग, ग्रंथि मतलब गांठ, ट्यूमर जैसा उनके शरीर में ज्यादा बनेगा। तालू रोग, पायलट के जो रोग है, तालू रोग हो जाएगा। जीभ के रोग हो जाएंगे, जिह्वा रोग। और प्रायः ऐसे लोगों में कफ विकार, कफ और रक्तज विकार हो जाते हैं। तो ये सब मांस वृद्धि के मांससार पुरुष के लक्षण देखा जाए, मांससार पुरुष के लक्षण क्या होंगे? मांससार पुरुष जो होगा, जिसके शरीर में मांस अच्छा होगा, तो उसके जो शंख प्रदेश है, पुरुष के शंख, शंख कहते हैं टेम्पोरल एरिया, जो कान के ऊपर होता है।
टेम्पोररी टेयर। तो पुरुष के शंख, कृकाटिका। कृकाटिका क्या है? जो गर्दन जहां से सिर से जुड़ती है वो कृकाटिका कहते हैं। ग्रीवा के पीछे ऊपर वाला हिस्सा जहां से गर्दन सिर से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं कृकाटिका। नेत्र, उसके गंड, गर्दन के पीछे का हिस्सा। हनु, हनु कहते हैं लोअर जा को। ग्रीवा, उसके स्कंद, स्कंद कहते हैं कंधों को, शोल्डर जॉइंट को। उदर, एब्डोमेन। वक्ष, चेस्ट एरिया। कच्छ, कच्छ मतलब एक्सिला, जो बगल वाला एरिया होता है उसको कच्छा बोलते हैं। और हाथ पैर, हस्त, पाद की संधि जो है स्थिर होती है, यानी कि ये संधियां जो है एकदम स्थिर है, हिले डुलेंगे नहीं ज्यादा। गुरु, भारी रहते हैं और मांस में व्याप्त होते हैं। मांस में व्याप्त यानी कि मांस में धसी हुई होती है। फिर उसके बाद में मांसाहार पुरुष जो होता है उसमें क्षमा, यानी कोई कोई कुछ कर दे तो उसको माफ कर देंगे। क्षमा, धृति यानी कि धैर्य, पेशेंस उसको लगता है। आलौल्य, आलौल्य मतलब लालच नहीं करते हैं। धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और दीर्घ आयु, दीर्घायु वाले होते हैं। तो ये सारे लक्षण जो पाए जाते हैं वो मांस से पाए जाते हैं। ऐसे पुरुषों में शरीर में छिद्र कम पाए जाते हैं। तो ये मांसाहार पुरुष के लक्षण हैं। नेक्स्ट धातु है मेद धातु। मेद धातु की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो मांस से होती है। मांस से मेद की उत्पत्ति। तो अगर उत्पत्ति आता है तो मांस से मेद की उत्पत्ति। ये श्लोक रसाद रक्तम वाला यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो मेद फैट कंटेंट जो शरीर के अंदर होता है उसे मेद कहा जाता है। इसमें भी मांस धातु जो होती है इस पे मांस अग्नि की क्रिया होती है। मांस अग्नि की क्रिया के फलस्वरूप सारंश और
पित्त अंश बनता है, और किट अंश जो होते हैं वो खामल होते हैं, यानी कि जो खा स्थान यानी खाली स्थान होते हैं कान के, नाक के, आंख के, वहां पर जो मल इकट्ठा होता है वो मांस का मल होता है। सार में फिर से स्थूल और सूक्ष्म अंश, और ये सूक्ष्म अंश से आगे की मेद धातु का निर्माण होता है। स्थूल अंश से उपधातु और मांस की मेद की उपधातु, यहाँ पर उपधातु बनेगी, और दूसरा मांस धातु की पुष्टि करेगा। और मांस की उपधातु हम लोगों ने पढ़ा है, जो स्नायु और त्वचा होते हैं मांस की उपधातु होती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो मेद क्या है, तो जो फैट कंटेंट, उसे हम मेद मान सकते हैं। लेकिन फैट जो है वो शरीर में कई रूपों में पाया जाता है, जैसे फैटी एसिड के रूप में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है, तो कई सारे रूपों में पाया जाता है। दूसरा, मेद कहाँ होता है, तो जो हड्डियां होती हैं मेद उससे लगा हुआ होता है। आयुर्वेद में अगर हम शरीर में पाए जाने वाला जो स्नेह, शरीरगत स्नेह यानी कि शरीर में जो तैल पाया जाता है, स्नेह पाया जाता है, ये किन रूपों में वर्णन है, जैसे मज्जा भी स्नेह का रूप है, उसके बाद में वसा भी स्नेह का रूप है, मेद भी फैट कंटेंट ही होता है, और सरक्त मेद, ये चार रूपों में वर्णन है शरीर में पाए जाने वाले स्नेह। अब ये आधुनिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो मज्जा क्या है, मज्जा बड़ी हड्डियों में पाई जाती है, बड़ी अस्थियों में, और पीत वर्ण की होती है, इसीलिए इसको एलो बोन मैरो कहा जाता है। एलो बोन मैरो इसको कहा जाता है। दूसरा, वसा जो होती है, वसा शुद्ध मांस का इसमें। अच्छा, छोटी हड्डियां जो होती हैं ये सरक्त में कहाँ पाया जाता है, छोटी अस्थियों में, और इसको हम लोग रेड बोन मैरो, ये मान सकते हैं। वसा क्या होती है, वसा उपधातु, वसा एक तरीके से देखा जाए तो शरीर में उपधातु है, और ये फैट, शरीर में जो फैट पाया जाता है वो है। मेद क्या है फिर, मेद फैट है, तो मेद और वसा ये फैट के रूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं।
एक अगर शरीर के अंदर ये देखा जाए, फैट स्टोर कहाँ रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट का स्टोरेज होता है वो एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, लिवर में, यहाँ पर फैट स्टोर। और जो एडिपोज में ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में, ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर होता है, इसीलिए इसको फैट सेल भी कहा जाता है एडिपोज टिश्यू का, क्योंकि इसमें 80 से 90% ऐसा टिश्यू है जहां पर फैट स्टोरेज कर सकती है। देखो, एक बड़ा, जैसे हर एक आदमी जो है बड़ा आलसी होता है, उसको हमेशा ये लगता है आराम कर लें, लेट जाएं। तो एडिपोज टिश्यू, फैट भी समझ लो ऐसे ही है। जब आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में फैट जब एब्जॉर्ब होता है, तो जो आपका बेली वाला पार्ट होता है, ये जो बेली पार्ट होता है पेट का, नाभि के चारों तरफ, एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पाए जाते हैं। तो फैट यहीं जाके जमा हो जाता है। इसलिए आप लोग कहते हैं ना कि खाते तो हैं, हाथ मोटे नहीं होते, पैर मोटे नहीं होते हैं, पेट मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि पेट में ही सबसे ज्यादा एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर फैट स्टोरेज हो जाता है और पेट जो है मोटा हो जाता है, बाकी शरीर पतला हो जाता है। अब देखो, यकृत में, लीवर में जो फैट स्टोरेज होता है, तो लीवर मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, और मुख्य रूप से 3 कार्य संपादित करता है फैट मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले क्या करेगा, फैटी एसिड जो होते हैं, ये फैटी एसिड को स्मॉल घटक में परिवर्तित करना, स्मॉल कंपाउंड में परिवर्तित करना, एक तो ये काम है लीवर का। दूसरा, ताकि ये स्मॉल कंपाउंड जो परिवर्तित हो जाएंगे, फिर ऊर्जा देने के कार्य करेंगे। तो ये कर सकता है पहला काम लीवर में। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करना। देखो, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वो हमारे मोटा होने के कारण पीछे एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो कई बार प्रोटीन बहुत खा लिया, प्रोटीन बॉडी में कहीं नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल में और लिवर में स्टोर हो सकती है, लेकिन उसके लिमिटेड स्थान है। जैसे एक कमरे में 10 लोगों की जगह है, आप वहां 20 लोग कमरे में नहीं आ पाएंगे। तो जैसे आप चावल खूब खा लें, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, तो जितना स्टोरेज स्थान है लिवर में उतना तो स्टोर हो जाएगा। बाकी लीवर क्या करता है, उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, और ट्राइग्लिसराइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा, निर्माण उसका हो जाएगा, तो वो जाके कहाँ जमा हो जाएगा, जो पेट में एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वहां जमा हो जाएगा, फिर पेट बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा खाने की जो मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का एक जो रेशियो बताया गया है, उसी अनुपात में ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, जो फैटी एसिड है,
अन्य प्रकार के लिपिड का निर्माण करना। अन्य प्रकार के लिपिड्स का निर्माण करना, जैसे अन्य प्रकार के लिपिड क्या है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, फास्फोलिपिड है, इनका निर्माण करना। तो ये लीवर के अंतर्गत फैट मेटाबॉलिज्म होती है। मेद का अंजलि प्रमाण कितना होता है? मेद शरीर के अंदर 2 अंजलि रहता है। पीछे वसा पढ़ाया है, वसा में लिख लेना, वसा 3 अंजलि होता है। मेद वह स्रोतस 2 मेदवय स्रोतस होते हैं सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने मेदवय स्रोतस का स्थान ब्रेक और कटी बताया है। और चरक ने मेदवय स्रोतस का स्थान ब्रक और वपावहन, ब्रक और वपावहन, वपावहन किसे कहते हैं? ओमेंटम को, जिसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में डिटेल से पढ़ चुके हैं। मेद धातु के कार्य क्या होंगे? तो मेद धातु शरीर के अंदर, शरीर में स्नेहन, स्वेद और दृढ़ता को उत्पन्न करता है। दृढ़ता को उत्पन्न करता है। अगली धातु अस्थि धातु का निर्माण करता है। तो ये कार्य होते हैं मेद के। पांच भौतिक संगठन देखा जाए तो मेद का जो 5 भौतिक संगठन है वो जल और पृथ्वी महाभूत यहाँ प्रधान रूप से रहते हैं। क्षय वृद्धि के लक्षण देखे जाए तो जैसे मांस के क्षय वृद्धि के लक्षण थे, वैसे ही लगभग मेद के भी क्षय वृद्धि के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी के अंदर मेद क्षय हो जाएगा तो उसकी संधियों में स्फुटन, संधियों में स्फुटन यानी कि संधियां उसकी जैसे आवाज करेंगी, स्फुटन। नेत्रों में ग्लानि, नेत्रों में ग्लानि हो जाएगी। फिर उसके बाद ग्लानि मतलब नेत्र के चारों तरफ कालापन जैसे, उसका पेट पतला हो जाएगा, उदर स्टोर होता है, उसका पेट पतला हो जाएगा तो उसकी जो स्प्लीन है वो बढ़ी हुई लगेगी। प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, संधियों में
शून्यता लगेगी, खालीपन जैसा लगेगा। रूक्षता पूरे शरीर में हो जाएगी, क्योंकि मेद स्नेह अंश होता है शरीर का, और अगर ये क्षय हो जाएगा तो शरीर में रूक्षता लगेगी। उसका मेद खाने का मन करेगा। मेदुर मांस प्रार्थना, यानी जिस व्यक्ति का मेद कम हो जाएगा उसको मेद और मांस खाने की इच्छा करती है। कृश अंगता, के अंग जो है वो पतले हो जाएंगे। कृश अंगता, पतला हो जाएगा, हम थकान लगेगी। और मांस क्षय के लक्षण, मांस क्षय के लक्षण लगेंगे। और जब वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो शरीर में चिकनाहट ज्यादा हो जाएगी और उसके पार्श्व में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मोटापा बहुत बढ़ जाएगा। उसको कास, श्वास, और बढ़े मांस के लक्षण हो जाएंगे। तो जो मांस धातु बढ़ गई थी, जो लक्षण थे वो लक्षण यहाँ पर भी मिलेंगे। अल्प चेष्टा, यानी कि थोड़ा सा भी काम करेगा, अल्प चेष्टा में सांस फूल जाएगी, सांस फूलना। उसके जो बटक एरिया है, स्फिक यानी कि बटक एरिया, और स्तन, ब्रेस्ट एरिया, और उदर बढ़ जाएंगे। प्रमेह के पूर्व रूप, प्रमेह के पूर्व रूप लगेंगे। कफ, मांस और रक्त वृद्धि के विकार, कफ, रक्त और मांस वृद्धि के विकार लगेंगे। मेदसार पुरुष के लक्षण क्या होंगे? तो मेदसार पुरुष के लक्षण में उस पुरुष के स्वर, नेत्र, उसके बाल यानी कि केस, रोम, नख, दंत, ओठ, मूत्र, पुरीस का अधिक स्निग्ध, का अधिक स्निग्ध होना। ऐसे जो पुरुष होते हैं मेदसार वाले, ऐसे मनुष्य धन, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, दानशील, सरलता, सुकुमारता, और सेवा भाव से युक्त होते हैं। तो ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मांस और मेद धातु पढ़ी। कल हम लोग अस्थि और मज्जा धातु पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।